हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एज ए हिंदू शिक्षा में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2020 का वो हल कराया था, और आज हम सेकंड पार्ट में इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्न हल कराएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करें, आपको मिल जाएगा, देखिएगा। मैंने सरल भाषा में समझाया है और अच्छी तरह से समझाया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। वैध मतलब लीगल, कानूनी। तो देखते हैं उत्तर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला क्या तथ्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद डैश लगाएंगे। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखना। दूसरी हेडिंग है कि कानूनों पर खुली चर्चा। यानी कोई कानून जब बनता है, सरकार द्वारा लागू किया जाता है, तो ऐसा नहीं वो अकेले जब मन में आया लागू करते, ऐसा नहीं। उस पर विचार विमर्श होता है सबके बीच। उसके बाद जनता के सम्मुख रखा जाता है। फिर उन्हें संभावना बनी रहती है कि जनता उसे मानेगी और लोग भी ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसीलिए विचार विमर्श किया जाता है। ऐसे अकेले कानून नहीं बना सकती। तो देखते हैं, लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तीसरा जो हेडिंग है, सूचना का अधिकार। बिल्कुल है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार वेरी इम्पोर्टेंट है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे ये न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह ये उत्तर पूर्ण होता है। ये नीचे दिया गया है, ये सब यही मतलब दोहरा दिया गया है समझाने के लिए शॉर्ट में। तो इतना लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अथवा में क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अथवा भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का है। तो देखते हैं। आपको इस तरह लिखना है। मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखने का जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें लिखने का भी तरीका बताया है।
इस तरह आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 12 अथवा पहली हेडिंग है उच्च नैतिक स्तर। किसी भी देश में लोग जितने उच्च और नैतिकता होगी, मोरालिटी होगी इनमें, वह देश अधिक विकास करेगा। जिस देश में नैतिकता नहीं होगी उस देश में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चोरी करेंगे, तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आप हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा इसके बारे में अपनी भाषा में। इसमें 3 बोली हैं लेकिन मैंने 5 लिख दी जिससे कि सरलता हो जाए, जो आपको सरल लगे वो लिख दें। सामाजिक एकता, समाज में एकता होनी चाहिए। अगर यह एकता नहीं होगी तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। सभी लड़ेंगे झगड़ेंगे एक दूसरे से तो आपस में प्रेम घटेगा और उन्नति भी नहीं होगी। सी बनाकर लिख दीजिएगा। तीसरी हेडिंग है नागरिक स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से, समान जाति मतलब जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के नागरिक को चाहे वह किसी जाति धर्म का हो या वह स्त्री हो पुरुष हो, सबको समान अधिकार होने चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा है नागरिक शिक्षा और जागरूकता। जो नागरिक हैं मतलब नागरिक शिक्षा जागरूकता, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं वे शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, तो वो कैसे प्रगति कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को हमें शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, शिक्षा का महत्व बताना चाहिए जिससे कि वह भी आगे बढ़ सके। 5वां जो पॉइंट है आर्थिक व राजनीतिक। सभी को आर्थिक व राजनीतिक रूप से समान होना चाहिए। कहीं देखते हैं हमारे देश में कहीं पर बहुत से मतलब लोग बहुत गरीब हैं, कहीं पर बहुत लोग अमीर हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में अधिक गरीब भी ना रहें और अधिक अमीर भी ना हों, सभी समान रहें। राजनीतिक भी समानता होनी चाहिए। सभी को राजनीतिक या में किसी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, सभी को राजनीति में समानता, सभी आ सकते हैं, सभी को अधिकार है। इसमें जो मैं आपको एडवाइस दूं तो आप इसमें उच्च नैतिक स्तर, सामाजिक एकता, नागरिक स्वतंत्रता, ये पॉइंट जो मेन आपको लगते हैं वो लिख दीजिएगा। नागरिक स्वतंत्रता आप जरूर लिखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता जो वो जरूर होनी चाहिए। चाहे वह सभा करने की हो या किसी सरकार के विरोध करने की बात हो, उसकी भी स्वतंत्रता है, हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है। तो ये मेन पॉइंट है, लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जो कि है 13वां क्वेश्चन। महामंदी के महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं महामंदी के कारण। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए, तैयार कर लीजिएगा इसको। तो इसमें पहला पॉइंट है पहले यहाँ से पढ़ते हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। वो कारण पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला है औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा। इससे नुकसान क्या हुआ कि मतलब जो उत्पादन अधिक होने लगा तो वस्तुएं जो है उनका भंडार अधिक हो गया। जब वस्तु अधिक हो जाती है तो जानते हैं आप उसका रेट गिर जाता है मार्केट में। तो यही हुआ 1930 मतलब 1929 जो महामंदी हुई, इसी कारण हुई, प्रमुख कारण था।
दूसरा कारण देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगीं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। प्रमुख ये भी प्रभाव पड़ा, लालच में व्यक्ति ने और भी नुकसान कर लिया। तीसरा पॉइंट है संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। मेन पॉइंट था। उसके बाद यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुनी सीमा शुल्क वसूल कर दिया। उसने जो सीमा शुल्क लगता है, कोई व्यक्ति यहाँ वस्तु लाता है तो उसे सीमा शुल्क देना होता है, तो वो दूना कर दिया। ये भी एक प्रमुख कारण था। ये अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। वह परेशान हो गए, वह हैरत में हो गए और उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। व्यापारी थे, जब उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उनका दिवाला निकल गया, परेशान हो गए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अथवा महजू की, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भारत में जो राष्ट्रवाद है उसमें का है क्वेश्चन। 6 नंबर का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप इस पाठ में से जरूर गांधी जी के आंदोलन भी पूछ लेता है, गांधी जी के क्या योगदान थे वही पूछ लेता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा। तो इसमें गांधी जी के जो, वैसे तो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में कई आंदोलन चलाए, लेकिन जो प्रमुख आंदोलन थे वो 3 थे। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन्हीं के तीनों आप हेडिंग डालेंगे और इन्हीं का एक्सप्लेन कर देंगे, को पूरे नंबर दूंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई के ग्वालिया है टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार, नजरबंद कर दिया या जेल में डाल दिया। यहाँ तक आपको लिख देना है, ये इसमें हो गया। उसके बाद आपको देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये मैंने बता भी दिया, शायद पिछले एक वीडियो है उसमें आपने शायद देखी होगी। नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमने जो न्यूज़पेपर में अमर उजाला में लिख रहा था मॉडल पेपर, वो हल करके दिखाया पूरा, आप जाकर देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हेडिंग डालना है आपको। सविनय अवज्ञा का अर्थ है ब्रह्मणता पूर्वक या आज्ञा या कानून की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा गांधी जी के आंदोलनों की विशेषता रही है। इसके अंतर्गत ब्रह्मणता तथा अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा।
यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, मतलब अगली जो हेडिंग डालना है आपको असहयोग आंदोलन, सिर्फ आप 3 ही लिखना है। तो इस पृष्ठभूमि देखते हैं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिससे गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन, ये आपको नहीं लिखना है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ, यहाँ से आपको लिखना, असहयोग आंदोलन प्रारंभ, ये हेडिंग मतलब हेडिंग नहीं डालना है, असहयोग आंदोलन हेडिंग डालना है, फिर ये लिखना है इतना। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा देशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेज, न्यायालयों आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। तब सितंबर 1920 कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें अहिंसात्मक सहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से ये हेडिंग डालना है, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो अब हम मानचित्र संबंधी प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाई सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। इसमें 14वें का जो पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान नागपुर है। यहाँ पर मैं आपको भरने का तरीका बता दूँ। ये जो नागपुर है, मतलब इसका उत्तर है, ये आप उत्तर पुस्तिका में भी लिखिए, और जो मानचित्र में जब आप भरेंगे तो वहाँ पर नागपुर लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिए कि ये पहले का उत्तर है, मतलब ब्रैकेट में ये डाल दीजिएगा पहला, बस। उसके बाद दूसरा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वह स्थान अमृतसर पंजाब है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ, वह स्थान लाहौर है, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले भारत में था। उसके बाद चौथा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान दांडी है, जो कि गुजरात में है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कई जगह दांडी होता है, कई जगह डांडी, तो दोनों ठीक है, आप जैसा चाहें वो लिख सकते हैं, दांडी भी सही है, डांडी भी सही है। उसके बाद पाँचवा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया, तो वह चंपारण है, जो कि बिहार में है। तो इस तरह आपके जो 5 प्रश्न हैं वो होते हैं, और आप मानचित्र में अच्छे सुंदर लेख में भरिएगा, चाहे पेंसिल से चाहे पेन से। जो अगले ये दिया गया कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनके लिए है, उन्हें उत्तर लिखना होगा, मतलब ये, लेकिन आपको ये नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो अगले प्रश्न हैं खंड खा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। हम अगली वीडियो जो कि 3rd पार्ट में लाएंगे, उसी में देखेंगे। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।